नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे रेल मंत्री की जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेल घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई। एक ऐसे रेल मंत्री की भी बात करेंगे जिसे रेल मंत्री कहा जाता है। उसके साथ साथ उसके पूरे प्रोफाइल का डीएनए करेंगे और एक एक काले कारनामे, कच्चे चिट्ठे निकाल के आपके सामने रखेंगे। असल में रेल भारत का दिल है। अगर रेलवे व्यवस्था को आप गौर से देखें तो हिंदुस्तान में एक आदमी अपने शहर से दूसरे शहर नौकरी करने जाता है तो उसे एक भरोसा रहता है कि वो 8 घंटे में मुसीबत के वक्त अपने घर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके देश में रेल व्यवस्था मौजूद है। रेल सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का एक जरिया भी है। अब बात करते हैं रेल सेतर रेल मंत्री की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ ही सालों में उन्हें उसके बदले 113 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर मिल जाते हैं। जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी की स्थापना के महज 6 साल के भीतर कंपनी का रेवेन्यू 45 लाख रुपए से बढ़कर 323 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है। यानी 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम से भी ज़्यादा मज़ेदार स्कीम। अश्विनी वैष्णव आईएएस की नौकरी से छुट्टी लेकर विदेश एमबीए करने जाते हैं और एक छोटी सी कंपनी के कहने पर इंडिया वापस आते हैं, जिसमें चंद लाखों के बदले करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। 2019 में वैष्णव राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाते हैं, जिसे लेकर विवाद शुरू हो जाता है। देश के सबसे बड़े खनन माफिया के साथ उनके संबंध होने के आरोप लगते हैं। 2019 से जुलाई 2021 तक उन्हें कैबिनेट में मंत्रालय दिया गया। इस बीच वैष्णव की पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज से पता चलता है कि वो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में पैसा लगा रहे थे जो अंततः उन्हें मंत्रालय के जरिए आगे चलकर सौंपे जाने वाले थे। ये कहानी उस रेल मंत्री की जिसके कार्यकाल में रेल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरा। 3 दशक में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घटनाएं रेल पटरी से उतरने की हुई, रेल कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। ये कहानी ऐसे अटल बिहारी के एक ऐसे सेक्रेटरी की है जिसने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उनके कार्यालय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री के अधीन काम करने से मना कर दिया। यही ब्यूरोक्रेट बाद में नए भारत की सत्ता की सर्वोच्च सीट का चहेता बन गया। लेकिन कैसे? अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। जोधपुर में स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने 1991 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग में मास्टर्स पूरा किया। अरु यूपीएससी में 27वीं रैंक हासिल की। आईएएस की नौकरी से 2 साल की छुट्टी लेकर 2008 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए। लेकिन 1994 में ओडिशा कैडर के एक होनहार आईएएस अधिकारी होने से लेकर 2021 तक कॉर्पोरेट इंडिया में काम करने वाले अश्विनी वैष्णव का राजनीतिक सफर काफी ड्रामेटिक था। रेल मंत्री के तौर पर वो भले ही फेल हुए, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर अपने पॉलिटिशियन दोस्तों की वजह से उन्हें सफलता जरूर मिली। सफलता का पैमाना अगर पैसा माना जाए तो जिस कंपनी में उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उस कंपनी ने उन्हें कुछ ही सालों में 113 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर दिला दिए। इस कंपनी का रेवेन्यू इसके स्टैब्लिशमेंट के 6 साल के भीतर 45 लाख रुपए से बढ़कर 323 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया ये सब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और भी जान लेना जरूरी है। वैष्णव का राजनीतिक करियर 2019 में ओडिशा से शुरू होता है, जहां वह सत्ता में काबिज बीजेडी और विपक्षी पार्टी भाजपा सरप्राइजिंगली उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करने के उद्देश्य से एक साथ में आगे आए थे। दरअसल आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उड़ीसा कैडर दिया गया था, इसलिए यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भी लाजमी लगती है। राजनीति में आने से पहले 2003 से 2015 के बीच वह ओडिशा के तब तक दूर रहे। वहां से एक छोटी सी फर्म उन्हें वापस नहीं ले आई जब तक, यानी कोई बड़ा कारनामा नहीं, एक छोटी कंपनी उन्हें वापस ले आई। वापस आने के बाद शुरू हुई खनन माफिया से जुड़ी एक यात्रा। 2015 में ओडिशा वापस आने के बाद नवंबर महीने में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, अपनी पत्नी सुनीता वैष्णव के नाम से की, जिसका नाम रखा गया एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अश्विनी वैष्णव ने इसे कंपनी के साथ आयरन और माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। सबसे चौंकाने वाली बात देखिए कि शुरू से ही इनकी कंपनी एडलर के पास केवल एक ही ग्राहक था जिसे एडलर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था। उसका नाम था त्रिवेणी अर्थ मूवर्स। इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पहले पेज पर लिखा है, हम भारत में सबसे बड़े कोयला खनन एमडीओ में से एक हैं, जो भारत सरकार की एक बड़ी बिजली कंपनी को देश को रोशन करने में मदद कर रहे हैं।
जिसका कोयला संचालन हर साल 100 मिलियन टन से ज़्यादा है। त्रिवेणी अर्थ मूवर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बी प्रभाकरन। वो बी प्रभाकरन जिन पर उड़ीसा में 900 करोड़ की झलीगल कोयला माइनिंग का आरोप लगा और जेल भी हुई। उड़ीसा के बारबिल शहर में आसपास का क्षेत्र दुनिया में आयरन और मैग्नीज मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार है, इसलिए इन्हें रेडी ऑफ बारबिल कहा जाने लगा। इनकी कहानी भी सफलता का गजब ग्राफ दिखाती है। सन 2000 में जब प्रभाकरन अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उनकी कंपनी का टर्नओवर महज 90 करोड़ था, जो 15 साल में 1344% उछलकर 1300 करोड़ तक पहुंच गया। द स्क्रॉल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बारबिल एक ट्रांसपोर्टर कहता है कि 10 साल पहले कुछ भी नहीं था उसके पास, और अब 2000 क्या 10,000 करोड़ है। ये सब कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं। 2004 से 2012 के बीच जिस अमाउंट में आयरन ओर की माइनिंग ओडिशा में हुई वो 524 मिलियन टन डॉक्यूमेंट में बताई गई, लेकिन झलीगल माइनिंग पर न्यायमूर्ति एमबी शाह के नेतृत्व वाले आयोग ने पाया कि बड़ी मात्रा में मिनरल्स का खनन किया गया और बेचकर मुनाफा कमाया गया है, लेकिन कभी इसकी घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार को जो खनन से टैक्स और रॉयल्टी मिलने वाली थी वो रेवेन्यू सरकार तक पहुंचा ही नहीं, और सरकार तक नहीं पहुंचा तो जनता तक भी नहीं पहुंचा। झलीगल माइनिंग पर शाह आयोग के निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रभाकरन की कंपनी केवल खनन ठेकेदार नहीं थी जो खनन पट्टे के धारक और उसके खनिजों की खुदाई करती थी। त्रिवेणी के उन खदानों में से अधिकांश को प्रॉक्सी द्वारा कंट्रोल किया हुआ था और डिफॉल्ट तरीके से लीगल और इलीगल खनन दोनों से होने वाली इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो था वो हड़प लिया जाता था। उड़ीसा के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रफुल्ल घड़ाई ने कथित तौर पर एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रभाकरन वॉज वन ऑफ 4 हु कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद घड़ाई को बीजू जनता दल से निष्कासित कर दिया गया। प्रॉक्सी वे में माइनिंग के आरोपों को प्रभाकरन ने द स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में नकार दिया, जबकि इन आरोपों की वजह से वो जेल भी होकर आए। 2004 से 2015 के बीच त्रिवेणी अर्थ मूवर्स ओडिशा में माइनिंग लीज होल्डर की ओर से लॉ एस की खुदाई करके सबसे बड़ा ठेकेदार बना हुआ था। इन आरोपों के बाद भी अश्विनी वैष्णव की कंपनी में एक मात्र ग्राहक यही बने रहे और आगे का राजनीतिक पथ तैयार करते रहे। संयोग देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले त्रिवेणी अर्थ मूवर्स ने बीजेपी के लिए 11 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे। रुपए 89.99 लाख 2014-15 में, 20 लाख 16-17 में, 3 करोड़ 6 जुलाई को 2017 को बीजेपी को दिए। बीजू जनता दल के एक एमएलए कहते हैं कि सरकार प्रभाकरन चला रहे हैं, तो उन एमएलए को बर्खास्त कर दिया जाता है जो अश्विनी वैष्णव आईएएस की नौकरी छोड़कर प्रभाकरन के साथ बिजनेस करते हैं, जिन पर 900 करोड़ की माइनिंग के आरोप लगते हैं और जेल भी जाते हैं। इसी बीच अश्विनी वैष्णव गुजरात में भी कंपनियां शुरू करते हैं और वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आते हैं। बीजेडी और बीजेपी मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैच प्रभाकरन बीजेपी को चुनावी चंदा देते हैं। अब क्या बचा बताने को, बहुत कुछ। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। अब आप मजेदार चीज देखिए, अश्विनी वैष्णव को त्रिवेणी अर्थ मूवर के साथ संबंध आने वाले सालों में और भी गहरे हो रहे थे, क्योंकि बाद में अश्विनी वैष्णव ने एडलर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में एक नई कंपनी त्रिवेणी पेटलेट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TPPL की स्थापना की। नई कंपनी खुली तो इसे 111.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जबकि 111.50 करोड़ रुपए इस नई कंपनी TPPL को दे दिए गए तो ये लोन लेने के लायक बन गई और इस तरफ एडलर इस नई कंपनी को लोन देने में सक्षम हो गया। एक बार आपको एडलर के सक्सेस ग्राफ को समझते हुए चलना पड़ेगा। मैं आपको फिर बताता हूं। TPPL की 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने संचालन के पहले साल यानी 2015-16 में एडलर ने 45 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया। यह 2015-16 में बढ़कर 3 करोड़ लगभग 80 लाख रुपए हो जाता है और 2017-18 में 4 करोड़ 51 लाख। 2019 के आते आते एक अच्छी खासी रकम मिस्टर एंड मिसेज वैष्णव तक पहुंच जाने लगती है, जिसे सैलरी का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए 2016-17 में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का कुल रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिसमें से 2 करोड़ 46 लाख रुपए दोनों के वेतन के रूप में दे दिया गया। ऐसा कहां और कब होता है? इस 2 करोड़ 40 लाख रुपए में से 2 करोड़ 26 लाख रुपए अश्विनी वैष्णव और 18 लाख रुपए सुनीता वैष्णव को दिए गए। इसी बीच बाकी सभी कर्मचारियों के वेतन के लिए केवल 1,93,000 रुपए ही आवंटित किए गए। यानी इतनी बड़ी कंपनी में 2 ही लोग को सैलरी मिल रहा है 4 करोड़ का और बाकी सबका मैनेजमेंट हो जा रहा है 2 लाख में। इस तरह 2017-18 में 4 करोड़ 51 लाख रुपए के रेवेन्यू में से 2.5 करोड़ रुपए
सारे वेतन पर खर्च किए गए और इस 2.5 करोड़ में से 2,90,00,000 रुपए सिर्फ दोनों डायरेक्टर्स को दिए गए। इसी साल इस कंपनी के नाम से एक नई कंपनी खोली गई जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। इसका नाम था TPPL, जिसे एडलर ने 111.50 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। और संयोग देखिए, अश्विनी वैष्णव ने 111.50 करोड़ रुपए अपनी पुरानी कंपनी एडलर से TPPL को दिए 2017-18 में, और इसी साल बी प्रभाकरन की त्रिवेणी अर्थमूवर्स ने 111.50 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड एडलर को दिया था। संयोग ही नहीं, अभी बाकी आप सब समझदार हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब एक चीज और समझिए। यह परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड तक दिया गया जब एडलर का रेवेन्यू 4,51,00,000 रुपए था और उस साल उसका मुनाफा सिर्फ 73.6 लाख रुपए था, और यह मुनाफा भी त्रिवेणी अर्थमूवर्स को दी गई सर्विसेज से आया था। ऐसी कंपनियों को कोई परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड क्यों ही देगा जिसका प्रॉफिट ना के बराबर हो। खैर, नवंबर 2017 में बनी TPPL में 3 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से बी प्रभाकरन की त्रिवेणी अर्थमूवर्स 51% के साथ, सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी डोवर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 29 के साथ, और एडलर 20% के साथ। कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि 24 फरवरी 2018 को TPPL ने अपने शेयर होल्डर्स से उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में 547 करोड़ 61 लाख रुपए का भारी लोन लेने के लिए एक लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। त्रिवेणी अर्थमूवर्स ने 280 करोड़ के आसपास, डोवर प्रॉपर्टीज ने 158.81 और एडलर ने 109.52 करोड़, कुल राशि में से 18 करोड़ रुपए इक्विटी में परिवर्तित किए जाने थे, जिसमें 27 जून को हिस्सेदारी के अनुपात में जारी किया गया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बैलेंस शीट के अनुसार वैष्णव की एडलर ने जो 111.5 करोड़ रुपए अपनी कंपनी TPPL को लोन दिया था, वो पैसा प्रभाकरन की त्रिवेणी अर्थमूवर्स से परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में लिया गया था। यानी सारा खेल परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड और सैलरी देने के एवज में किया जा रहा था। इस परफॉर्मेंस गारंटी के जरिए वैष्णव ने अपनी किस्मत बनाई। इस बिजनेस के फाइनेंशियल प्रॉफिट का अंदाजा वैष्णव द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार पैच 2022-23 में एडलर के शेयरों की बुक वैल्यू 113.9 करोड़ रुपए था, जो कि 2018-19 में 1.4 करोड़ रुपए हुआ करता था। यानी 4 साल में सीधा 109% उछाल। इस राशि से वैष्णव के शेयर 91 करोड़ रुपए से ज्यादा के थे, जबकि उनकी पत्नी के शेयर की कीमत लगभग 22.78 करोड़ रुपए थी। अब TPPL के सज्जन जिंदल के नेतृत्व में JSW ग्रुप के और मित्सुन स्टील के साथ मिलकर ब्राह्मणी रिवर पेटलेट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी BRPL को लगभग 1100 करोड़ रुपए खरीदने के एक शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह सौदा लगभग 1100 करोड़ रुपए का था। TPPL JSW ग्रुप इसमें 49 की पार्टनरशिप के साथ थे। 2% के साथ मित्सन स्टील और वैष्णव को TPPL में डायरेक्टर बनाया गया था और बाद में BRPL का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया। वैष्णव एक और कंपनी VG ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़े थे, जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। वे 2016 से 17 इस कंपनी के डायरेक्टर पद पर रहे। मई 2017 में उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन 2019-20 तक कंपनी में 8% की हिस्सेदारी बरकरार रखी। खास बात यह है कि 2018 में अश्विनी वैष्णव की एडलर ने VG ऑटो कंपोनेंट्स को 91.14 लाख रुपए का लोन दिया और अगले 2 सालों में यह रकम बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख रुपए हो गई। लगभग 2 साल पहले फरवरी 2023 में VG ऑटो कंपोनेंट्स ने मूल कंपनी पर इनकम टैक्स कथित टैक्स चोरी के लिए छापा मारा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। यह रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की है। उनकी टीम ने जब छापेमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए इनकम टैक्स के प्रस्ताव से संपर्क किया प्रवक्ता से, तो प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी विशिष्ट मामले की कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, ना कोई टिप्पणी कर सकते। आयरन और माइनिंग में अपना दबदबा बना चुके अश्विनी वैष्णव अब इसकी माइनिंग से अपने व्यापारिक संबंधों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे राज्यसभा में उनका पहला रिटेन क्वेश्चन स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड था। इसके अलावा मार्च 2021 में जब एक बिल पेश किया गया तो द माइन एंड माइनर्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, तो इस पर बहस करते हुए वैष्णव ने इसका विरोध किया। तो पहले सेंटेंस में उन्होंने उनकी रुचि एक स्टील के क्षेत्र की कंपनी में बताई जो लॉ एस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट जैसी विभिन्न खदानों से कच्चे माल का उपयोग करती है। जी हां, अब तक खनन और अपने राजनीतिक संबंधों की मदद से वो राजनीति में कदम रख चुके थे। हालांकि इसमें अड़चन कई आई, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 2019 में वैष्णव ने राज्यसभा नामांकन किया तो उसको लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस के नरसिंह मिश्रा ने आरोप लगाया कि वैष्णव खनन माफिया से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि राज्य में खनिज संसाधनों को लूटने वालों को हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है।
इसके जवाब में वैष्णव ने कहा, मेरा लक्ष्य एक ऐसा उद्यम बनाना था जो 1500 परिवारों को सहारा दे सके। कलिंग नगर प्लांट में हम अपने संविदा कर्मचारियों को सब्सिडी वाला भोजन भी देते हैं। मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संतुष्ट था और 5000 परिवारों को सहारा देने के लक्ष्य की ओर काम कर रहा था, जब तक कि सांसद बनने का प्रस्ताव नहीं आया। इस तरह 2024 में द लंदन टॉप के साथ एक इंटरव्यू में वैष्णव ने कहा कि उद्यमिता के बारे में बड़ी बात यह है कि आप इतने सारे परिवारों से जुड़ते हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं। लेकिन क्या वाकई उनकी कंपनी डॉक्यूमेंट में तो कुछ और ही कहते हैं। उनकी कंपनी के संचालन और वित्तीय दस्तावेजों को बारीकी से समीक्षा करने पर पता चलता है कि बिजनेस के लाभ काफी हद तक वैष्णव और उनकी पत्नी तक ही सीमित है और उन्हें सैलरी के तौर पर दिए जाते थे। ऐसे वर्कर्स और वर्क फोर्स का बहुत काम है नहीं और कोई सबूत भी नहीं है जो हजारों परिवारों का भरण पोषण करने में सक्षम हो। अगला हमारा सवाल था कि कैसे वैष्णव उन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे थे जो आगे चलकर उन्हें पार्लियामेंट यानी मंत्रालय के जरिए संभालने के लिए मिल रहे थे। जब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया तो इस बीच 2019 से जुलाई 2021 तक वैष्णव उन पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य रहे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी। फिर चाहे वो कंसल्टेंसी हो या कोई कमेटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो या जॉइंट कमेटी ऑन द पर्सनल डेटा प्रोजेक्शन बिल हो 2019 में। इतना ही नहीं, 2021 में वो टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसे मंत्रालय का कामकाज भी देखने के लिए उसमें शामिल रहे। सवाल ये है कि क्या ये समय पहले से तय था? आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद एमबीए के लिए बाहर जाना, फिर वापस आकर खनन माफिया के साथ बिजनेस करना, और जैसे इस सब की पूरी तैयारी थी, कपिल सिब्बल की पत्नी प्रेमिला सिब्बल द्वारा स्थापित तिरंगा टीवी का एक इनडायरेक्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने संसद में मीडिया की आजादी और उनके वेतन पर भी सवाल किया। वो तिरंगा टीवी से जो वेतन ना मिलने, बाहुबलियों के इस्तेमाल जैसे विवादों के कारण 2019 में बंद हो गया। वैष्णव शायद इस विशेष उल्लेख के साथ कपिल सिब्बल को निशाना बना रहे थे, लेकिन उनकी खुद की कंपनी एडलर एक मीडिया दिग्गज राजू के साथ इक्वल क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी। राजू की कंपनी जिसका 2005 में कोई राजस्व नहीं था, उसने 2019-20 में एडलर को 26 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर 2019 में जैसे ही वैष्णव राज्यसभा में चुने गए तो उनकी कंपनी एडलर ने भी उनके कारोबार सेवाओं को बदलकर सेल ऑफ पैलेट्स कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि एडलर अपनी ही सहयोगी कंपनी टीपीपीएल से पैलेट खरीद रही थी और अलग अलग मार्जिन पर इसे स्वतंत्र रूप से बेच रही थी। जैसे कि 2019-20 में 43.56%, 2020-21 में 39.6% और 2021-22 में 9.3%। इससे हुआ यह कि एडलर का रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगा। जैसे 2018-19 में 1.65 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 48 करोड़ रुपए हुआ, 2021-22 में 323 करोड़ रुपए हो गया, 2021-22 में आते आते 348 करोड़ रुपए हुआ। यह सब हुआ राज्यसभा मेंबर बनने के बाद। लेकिन अब आप ये देखिए, एक तरफ अश्विनी वैष्णव जी तरक्की करते रहे, उनके खाते की बैलेंस शीट बढ़ती रही, सैलरी आती रही, इनकम बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया, और रेल का क्या हुआ? रेल गर्त में जाती रही। मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जिस व्यक्ति का चुनाव रेल चलाने के लिए किया गया था वो तो कुछ अलग ही खेल चला रहा है। ऐसी स्थिति में रेलवे के हालात बदतर होना लाजमी है। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।